क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके साथ क्राइम की किसी ना किसी तरह की स्टोरी जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसमें क्राइम का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा सामने आता है मैच फिक्सिंग का, बॉल टेम्परिंग का, और या तो फिर किसी अन्य प्लेयर के साथ या किसी दर्शक के साथ हाथापाई का मामला। जैसे पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का मामला सामने आया था कि स्टेडियम में बैठे एक फैन ने उन्हें कुछ ट्रोल किया, जिसके बाद इंजमाम उल हक ने बैट मंगाया, उसके बाद उस दर्शक के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर पुलिस का मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हो कि एक क्रिकेटर जो कि टेस्ट क्रिकेटर हो और उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम हो और कत्ल का इल्ज़ाम साबित भी हो और उसके बाद उसे 1 साल के अंदर ही फांसी की सज़ा भी दी जाए। हमारे भारत में भी एक क्रिकेटर जिनका नाम नवजोत सिंह सिद्धू था, पूर्व क्रिकेटर, उनके साथ भी एक कत्ल का मामला जोड़ा गया था। उस मामले की कहानी कुछ इस तरह है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी रोड से कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी रेड लाइट पर उनकी किसी के साथ बहस होती है, गाड़ी को तेज चलाने या ओवरटेकिंग के मामले को लेकर बहस होती है, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने उसको एक घूसा जड़ दिया था और उस व्यक्ति की फौरन वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके ऊपर इस कत्ल का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में बाद में यह सामने आता है कि इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और ये अनचाहा कत्ल था, जिसके बाद ये केस कई सालों तक नवजोत सिंह सिद्धू की ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहा। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू को किसी फॉरेन कंट्री में मैच भी खेलने जाना था, लेकिन उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था। लेकिन बाद में फिर वो इस केस से बरी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मामला ऐसा था जिसमें हार्ट अटैक से मौत हुई और नवजोत सिंह सिद्धू ने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया। बरी होने के बाद फिर उनका पासपोर्ट भी वापस मिल जाता है और फिर वो उस कंट्री में जाकर अपने मैच को भी खेलते हैं। लेकिन आज एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी है जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है और उसके बाद कत्ल साबित भी होता है, उसके बाद 1 ही साल के अंदर उसे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है। कहानी वेस्ट इंडीज़ की एक टेस्ट क्रिकेट की प्लेयर की है जिसका नाम लेस्ली हिल्टन था। लेस्ली हिल्टन जिस वक्त इसकी पैदाइश होती है उस वक्त कई सालों तक जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे इसके पिता के बारे में नहीं पता चलता कि इसका पिता कौन है, क्योंकि वहाँ का कुछ कल्चर भी ऐसा है। दूसरी चीज़ ये कि जब लेस्ली हिल्टन 3 साल का था उसी वक्त उसकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी बड़ी बहनों ने उसे पाला था। उसके बाद फिर उसकी आंटियाँ उसे पालन पोषण करती थी। जब कुछ बड़ा हो गया लेस्ली हिल्टन तो उसके बाद कुछ टेलर्स की दुकान पे काम धंधा करके वो कुछ पैसे जमा करता और अपनी आंटी का और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कई ऐसे स्ट्रगल से भरे मोमेंट उसके सामने आते गए, लेकिन उसका जो असल पैशन था, असल जुनून था, वो एक क्रिकेटर बनने का था। वो उसी लोकल एरिया में, जिस एरिया का रहने वाला वो था, वो उसी लोकल एरिया की टीम से लगभग 1927 में क्रिकेट शुरू करता है और 1935 तक वो उसी टीम से खेलता रहता है। उसका रिकॉर्ड इस बीच काफ़ी अच्छा होता है, 120 विकेट उसके नाम होती है, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ में ये शोर उठता है कि लेस्ली हिल्टन को नेशनल टीम में शामिल किया जाए, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम में लेस्ली हिल्टन को मौका मिलता है। उसी वक्त इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ 4 टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, उसी में लेस्ली हिल्टन को सबसे पहले मौका दिया जाता है। इसमें लेस्ली हिल्टन की जो परफॉर्मेंस थी वो एवरेज थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड दौरे पर जाती है तो लेस्ली हिल्टन को अपनी टीम में शामिल करती है। वहाँ पे भी 4 टेस्ट सीरीज़ होनी थी, जिसमें 2 टेस्ट सीरीज़ होने में लेस्ली हिल्टन को अपने साथ टीम रखती है, लेकिन इसमें लेस्ली हिल्टन की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब होती, जिसकी वजह से लेस्ली हिल्टन को ड्रॉप कर दिया जाता है और सीट पर बैठा दिया जाता है। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड दौरे से वापस वेस्ट इंडीज़ आती है, उस वक्त लेस्ली हिल्टन अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर देता है, क्योंकि इसकी वजह यह भी थी कि 1927 में लेस्ली हिल्टन क्रिकेट खेलना शुरू करता है और उसके बाद 1935 में उसे पहला मौका मिलता है। यही वक्त उसका काफ़ी गुजर चुका था और जब इंग्लैंड की टीम जब वापस आती है, वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड से, तो वो अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर देता है, जिसके बाद उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लर्लिन होता है। लर्लिन एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, उसका सपना था कि वो हाई लेवल पे फ़ैशन डिज़ाइनर बने और उसी बीच जब इसकी मुलाकात लेस्ली हिल्टन से होती है तो इनके बीच दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन जो लर्लिन थी उसके घर वाले लेस्ली हिल्टन से शादी करने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये होती कि जो लेस्ली हिल्टन था उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो था वो अच्छा नहीं था और लर्लिन का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था,
क्योंकि विस्लेस्टन को अपने पिता के बारे में नहीं पता। माँ का देहांत 3 साल की उम्र में ही हो चुका था। इस वजह से, और कुछ कास्ट वाइज भी वहाँ पर चलते हैं जिस तरीके से हमारे भारत में चलते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी कुछ ऐसा मसला सामने आया जिसकी वजह से परिवार वालों ने इनकार कर दिया था। लेकिन लर्लिन और विस्लेस्टन इस बात को तय कर लिए थे कि वो दोनों आपस में शादी ज़रूर करेंगे, जिसके बाद फिर वो शादी भी कर लेते हैं और अपने घर वालों को मनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। साल 1942-43 के आसपास इनकी शादी होती और उसके बाद फिर लर्लिन और विस्लेस्टन के एक बेटा भी होता है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, इनका एक बेटा भी हो चुका था, इनकी लाइफ भी आपस में एक दूसरे से अच्छी खासी बनती थी। लेकिन जो लर्लिन थी उसे अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए यूएस जाना पड़ा। यूएस के न्यूयॉर्क में वो अक्सर जाया करती अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, और वो वहाँ पर कुछ दिन रुका भी करती थी। उसका प्रोफेशन में शामिल हो चुका था कि वो अक्सर वेस्ट इंडीज़ से न्यूयॉर्क जाती और न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज़ आती। काफ़ी वक्त वो न्यूयॉर्क में रुका भी करती थी। इधर वेस्लिन भी खुश था कि उसकी पत्नी अपने शौक़ को पूरा कर रही है, और इधर उसका एक बेटा भी हो चुका था। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वेस्लिन को एक लेटर आता है, और ये लेटर जब वो वेस्लिन पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी पत्नी जो न्यूयॉर्क जाती है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए, वो सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए ही नहीं जाती, बल्कि उसका वहाँ पर एक लड़के के साथ अफेयर भी है जिसका नाम रॉय फ्रांसिस है। उसके साथ उसका अफेयर है, और उसके साथ वो ज़िंदगी भी गुजारती। वहाँ पर कुछ वक्त होटल में जाना आना सब कुछ उसके साथ उसका चल रहा है। ये लेटर जैसे ही वेस्लिन हिस्टन पढ़ता है वो परेशान होता है। वो सबसे पहले इस लेटर को लर्लिन के माँ बाप के पास लेकर जाता है, उन्हें दिखाता है कि देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। ये पढ़ने के बाद लर्लिन के माँ बाप को भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो वेस्लिन हिस्टन था वो एक टेलीग्राम अपनी पत्नी लर्लिन को भेजता है, और वो ये कहता है कि फ़ौरन तुम न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज़ आ जाओ। तो लर्लिन को जैसे ही ये टेलीग्राम मिलता है वो रिटर्न मैसेज करती है और ये कहती है कि वो ठीक है, वो अपने काम को पूरा करने के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब वेस्लिन हिस्टन ने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि इस तरीके से मुझे लेटर मिला और तुम्हारे बारे में ये लिखा है कि तुम किसी रॉय फ्रांसिस के साथ अफेयर में हो, ये सारी बातें जब वो बताए तो वो काफ़ी घबरा जाती। लेकिन वो इसको मैनेज करती। वो अपने पति से कहती है कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, हम लोग सिर्फ एक दोस्त हैं, मेरा रिश्ता उसके साथ सिर्फ दोस्ती तक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी वजह से जो वेस्लिन हिस्टन था वो भी ना चाह के भी यकीन कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था सिवाय इस लेटर के। वो भी उसके बाद इंतज़ार करता है। फिर कुछ दिन के बाद लर्लिन वापस आ जाती है न्यूयॉर्क से। अभी भी इनकी ज़िंदगी में ठीक था, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इनके बीच अब मामला धीरे धीरे सुधरने लगा था। लेकिन इसी बीच जो वेस्लिन हिस्टन था वो ये देखता है कि उसका जो गार्डनर है वो एक लेटर को लेकर जा रहा है पोस्ट ऑफिस के लिए। वो उस घर से निकल रहा है, वो ये देखता है, वो पीछा करता है उस गार्डनर का, जो माली होता है उसका पीछा करता है कि ये कहाँ जा रहा है। वो देखता है कि डाकखाने की तरफ एक लेटर को लेकर जा रहा है, तो वो उसका पीछा करता है। उसके बाद जब वो पीछा करने के बाद जब देखता है कि गार्डनर उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया है, तो उसके जाने के बाद फिर ये वो उस पोस्ट ऑफिस में जाता है और ये कहता है कि उसे वो लेटर पढ़ना है जो अभी ये गार्डनर उसका दे कर गया है। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये यहाँ के रूल के ख़िलाफ़ है, हम किसी और का लेटर आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। वो अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्स टेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रूल होता है उसकी दुहाई देते हुए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं वो उससे इस बात से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद फिर वो घर आता है, अपनी पत्नी से दोबारा इस बारे में पूछता है कि तुमने किसे लेटर भेजा है। वो ये कहता है कि नहीं, मैंने अपने उसी दोस्त को भेजा है, लेकिन उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ शक हो। तो वो ये कहता है कि ठीक है। शाम को जो एक वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसकी एक चाल थी सच सामने लाने के लिए। वो ये कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं उन्होंने कहा है कि शाम को आप आइए, शाम को हम आपको ये लेटर पढ़ने के लिए दे सकते हैं। जैसे ही जो लर्लिन थी वो ये सुनती है उसे घबराहट होती है, क्योंकि असल में उसका अफेयर वाकई में उसके साथ चल रहा था। ये कहने के बाद वो काफ़ी घबरा जाती है, जिसके बाद मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन रात में दोबारा से जब इनके बीच इस बात को छेड़ा जाता है तो इनके बीच हुज्जत होती है, और उसी हुज्जत के दौरान लर्लिन इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, उसके साथ उसका अफेयर है, यानी फ्रांसिस के साथ लर्लिन का अफेयर है, और वो उसके साथ जाती है, रहती है, खाती पीती है, सब कुछ होटल में एक साथ
सब कुछ रात गुजारती है, दिन गुजारती है, सब कुछ वो उसके साथ करती है, यानी उसके साथ अफेयर उसका चल रहा है, इस बात को कबूल कर लेती है। और ये भी कहती है कि ये मेरे माँ बाप की भी मर्जी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ये चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ना रखूं, बल्कि किसी अपनी स्टेटस के हिसाब से रिश्ता रखूं। तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से नहीं मिलता जुलता है। ये बात की दुआई देती है। जिसके बाद जो वेस्ली हिस्टन होता है वो पिस्टल निकालता है, और पिस्टल निकालने के बाद लगातार कई बार अपनी पत्नी लर्लिन के ऊपर फायर करता है, जिसके चलते लर्लिन की फ़ौरन वहीं पर मौत हो जाती। और उसी के बाद फिर वेस्ली हिस्टन को गिरफ्तार किया जाता है, और कत्ल का मामला जब अदालत में जाता है तो जो वेस्ली हिस्टन का वकील था उसने ये तर्क दिया कि ये असल में उस वक्त जो पिस्टल लिया था वो खुद को मारने के लिए लिया था, ना कि अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए। लेकिन गुस्से में ना चाहते हुए भी उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। लेकिन अदालत इस बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह दिखा गया कि इसमें जो लर्लिन को गोली लगी वो 7 गोलियां लगी, और जिस बंदूक से एक गोली चलाई उसमें सिर्फ 6 गोली लग सकती। इसका मतलब ये कि वेस्ली हिस्टन ने इसमें 6 गोली चलाने के बाद एक और गोली भरता है और उसके बाद भी हमला करता है। तो ये कोई गुस्से में या फिर अचानक हमला नहीं, ये पूरा प्री प्लान्ड है और तय किया गया कत्ल है। और इससे पहले भी कहा जाता है, जब शुरुआत में उसका झगड़ा हुआ दिन में, कि शाम को जब लेटर मिलेगा उस वक्त वेस्ली हिस्टन के पास पहले से पिस्टल होती, लेकिन कारतूस नहीं होता। वो बाजार जाता है और कई सारे कारतूस खरीद कर लेकर आता है इस प्लान से कि रात में वो अपनी पत्नी का कत्ल करेगा। जिसके बाद 1954 में यह मामला अदालत में आया था, और 1955 में इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर ये इस केस को ऊपर की अदालत में लेकर जाता है। ऊपर की अदालत भी इस केस को उसी तरह से रखती है, यानी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही मामला आता है। फिर ये दया याचिका दायर करता है, दया याचिका में भी इसकी दया याचिका को खारिज कर दिया जाता है। जिसके बाद 1955 में 29 मई 1955 में इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये पहला एक ऐसा मामला था जिसमें एक क्रिकेटर को फांसी की सज़ा दी गई, और फांसी की सज़ा भी 1 साल के अंदर दे दी गई। इस तरह से ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।